पिछले 2 घंटे से सरोजनी नगर बाजार में घूम रहा था। मुझे बाजार से कुछ भी नहीं खरीदना था, बस घर में बैठा बोर हो रहा था। सोचा कि बाजार में जाकर चक्कर लगाकर आता हूँ, जरा सा दिल बहल जाएगा और टाइम भी बीत जाएगा। बाजार में आदमी तो कम दिखाई दे रहे थे, औरतों का बहुत ज्यादा भीड़ था। वहाँ एक से बढ़कर एक खूबसूरत औरत थी। मैं एक औरत की तरफ देख रहा था कि उसने शोर मचाना शुरू कर दिया। इस तरह से चिल्ला रही थी जैसे उसे बिजली का झटका लगा हो। उस औरत ने आगे बढ़कर अचानक से मेरे चेहरे पर थप्पड़ मार दिया था। उसके बाद वो मुझे मुक्के, लात, घूंसे सब कुछ मारना शुरू कर दिया था और शोर भी मचा रही थी। उसने सबको इकट्ठा कर लिया था। अब जो मेरे साथ हो रहा था वह सब मेरी समझ से बाहर था, जबकि मैंने तो उस औरत को छुआ भी नहीं था। बहुत से लोग उस औरत की तरफ ध्यान दिए हुए थे और वे औरत चीख चीख कर सबको इकट्ठा कर रही थी और कह रही थी उस लड़के ने मुझे छेड़ा है और मेरे कान में बहुत गंदी बात कही है। उसके बाद तो किसी ने मेरी एक ना सुनी और सब लोग मुझ पर टूट पड़े। मुझे लगा था आज मैं यहाँ से जिंदा बचकर नहीं जाऊंगा, इससे पहले वो लोग मुझे मार मार कर मेरा सूरमा बना देंगे। जब तक वहाँ पर एक इंस्पेक्टर ने बहुत तेज आवाज में कहने लगा, मैं इसी इलाके का इंस्पेक्टर हूँ, ये औरत झूठ बोल रही है और ये औरत खुद ही एक मुजरिम है। ये बाजार में ऐसे ही राह चलते किसी भी आदमी पर इल्जाम लगा देती है और फिर बाद में सुलह के लिए पैसे लेती है। उस इंस्पेक्टर ने ये बात कहनी थी कि वे औरत जिसने मुझ पर इल्जाम लगाया था वे अचानक से गायब हो गई। सब लोग उसे देखते रह गए थे, मगर ऐसी गायब हुई कि दोबारा नजर नहीं आई। उस इंस्पेक्टर ने मुझे जमीन से उठाकर स्टूल पर बिठाया और फिर मुझे पानी का एक बोतल लाकर पिलाया और मैंने उसका धन्यवाद किया। मुझे इतनी चोटें आई थी कि बहुत से लोग मुझसे माफ़ी भी मांग रहे थे। उनसे गलती हो गई है, मगर अब क्या हो सकता था। कुछ ही देर में सब लोग जा चुके थे, मगर वह आदमी मेरे पास ही खड़ा था। वे अब जिद कर रहा था कि मैं उनके साथ उनके घर पर चलूं और एक कप चाय जरूर पीऊं। उस इंसान ने मेरी जान बचाई थी, इसलिए मैं मना नहीं कर सका। उसके साथ उसके घर चला गया। वह गाड़ी में बिठाकर मुझे अपने घर ले गया। रास्ते में उस आदमी ने मुझे अपना नाम अनिल कुमार बताया था। जब मैं उसके घर पहुंचा तो उसने दरवाजे पर दस्तक दी तो बहुत हसीन और जवान लड़की ने दरवाज़ा खोला था। दरवाज़ा खोलते ही मेरी उस लड़की से आंखें चार हो गई थी। मैं भी उसे देख ही जा रहा था और वह भी इतनी खूबसूरत थी, जो भी देखता उसे देखता ही रह जाता। मैंने एकदम अपनी नज़रें झुका ली थी। मैं नहीं चाहता था कि इंस्पेक्टर की बेटी पर मेरी गलत नजर पड़े, लेकिन वह लड़की मुझे फिर भी गहरी नज़रों से देख रही थी। मैं उसकी नज़रों से बचना चाह रहा था। फिर मैं अंदर चला गया। उस इंस्पेक्टर ने अपनी बेटी के सर पर हाथ रखा और कहा, जाओ इस मेहमान के लिए खाने पीने का बंदोबस्त करो, चाय पानी का इंतजाम करो। उस इंस्पेक्टर आदमी ने लड़की को ये कहकर भेज दिया, जबकि मेरे दिल में वह पूरी तरह घर कर चुकी थी। मैं खुद को दिल ही दिल में कोसने लगा, अगर इंस्पेक्टर को पता चलेगा कि मैं उसके घर जाकर उसकी बेटी पर नज़र जमा रखा हूँ तो क्या सोचेगा। लेकिन फिर अजीब बात हुई, उस इंस्पेक्टर ने मुझे हद से ज़्यादा अचंभों में डाल दिया था। वह अपना दुखड़ा शुरू कर दिया और कहने लगा, तुम खुद को मेरे घर के मेहमान समझो, अब तुम्हारा यहाँ आना जाना लगा रहेगा। इंस्पेक्टर अपने चेहरे पर मुस्कुराहट लिए मुझे ये सारी बातें बता रहा था। 10 मिनट के बाद उसकी बेटी हाथ में चाय की ट्रे लेकर आ गई। वह कमरे में दाखिल हुई तो मेरी नज़रें बिना रुके उसकी तरफ उठ गई थी। इंस्पेक्टर ने भी जरा भी गुस्सा नहीं दिखाया था, वह भी मुझे देखकर मुस्कुरा रहा था। मुझे लगा इंस्पेक्टर मुझे अपना दामाद बनाना चाहता है। और फिर अगली बात जो उसने की वह हैरत अंगेज थी। वह बोला कि बेटे, मैं अपनी बेटी के लिए एक लड़का ढूंढ रहा हूँ। लड़का शरीफ होना चाहिए। मुझे कई साल से अपने लिए एक शरीफ और नेक आदमी की तलाश थी। इंस्पेक्टर की बात सुनकर तो मैं अपनी जगह से उछल पड़ा था। जी, मैं आपकी इस बात को समझता हूँ, मैंने परेशानी से पूछा था। वह कहने लगा, बेटा इतने समझदार तो तुम भी हो। मैं तुम्हें अपनी बेटी का रिश्ता देना चाहता हूँ। मेरी बेटी पढ़ी लिखी खूबसूरत है, तुम उसको देख ही चुके हो। अगर तुम उससे शादी कर लोगे और मेरे इस घर में मेरे साथ रहोगे तो मेरा बड़ा ही एहसान होगा और मेरा सहारा बन जाओगे। असल में जब जवान था तो खूब ताकतवर था, अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ और अब मेरी ताकत को जंग लगने लगा है। मैं चाहता हूँ कि कोई मेरा सहारा बने। अगर तुम मेरे दामाद बन सकते हो तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हो जाऊँगा। मैं बूढ़े आदमी की बात समझ गया था, वो मुझे घर जमाई बनाना चाहता था। मैंने कहा, आप मेरे लिए काबिल इंसान हो और थोड़ी देर पहले जो कुछ भी हुआ वो मेरे लिए नाकाबिले यकीन था। आजकल कोई भी हक और सच का साथ नहीं देता। कोई देना भी चाहे तो उसमें इतनी हिम्मत नहीं होती वे सच के साथ खड़ा हो सके।
पर आपने मुझे हैरान कर दिया। आप यकीनन एक बहादुर आदमी हो और आपकी बेटी भी बहुत खूबसूरत और हसीन है। मुझे इस बात पर भी कोई एतराज नहीं है, मैं आपका दामाद बनूं। पर मेरे माँ बाप यूपी के बनारस में रहते हैं और आप यहाँ दिल्ली में रहते हैं। मैं आपकी बेटी से शादी तो कर सकता हूँ, पर हमेशा के लिए आपके पास रहना मेरे लिए मुमकिन नहीं होगा। मेरे माँ बाप का मैं भी इकलौता बेटा हूँ। मेरे दादा दादी भी अभी जिंदा हैं और मैं अपने घर में अकेला ही एक कमाने वाला हूँ। मेरे बात सुनकर इंस्पेक्टर ठहाके लगाने लगा और हंस पड़ा और बोला, अरे बेटा, ये भी कोई तकलीफ वाली बात है, पर मुझे तुम्हारी सच्चाई और ईमानदारी पसंद आई है। तुमने बिल्कुल भी हेरा फेरी वाली बात नहीं की है। तुम बहुत अच्छे, बहुत खूब। तुम ही मेरे दामाद बनोगे। मैं ऐसे ही किसी लड़के की तलाश में था। मेरी बेटी बहुत मासूम है। जानते हो कि आजकल मासूम लड़कियों का जमाना नहीं है। तुम देख ही चुके हो कि बाजार में उन औरतों ने कितना बड़ा इल्जाम लगाकर तुम्हें फंसाने की कोशिश की थी। बस ऐसे ही औरतें आजकल के मर्दों के दिलों में उतर रही हैं। मेरी मासूम बच्ची से कौन शादी करेगा भला? अगर शादी कर भी लिए और आगे से उसे कोई चालाक लड़का मिल गया, या बेचारी 2 दिन में ही वहाँ बिता नहीं सकेगी। ये बात सुनकर मुझे बड़ा अजीब लगा था। मैं सोचने लगा, ये घर कितना आलीशान है। इस घर में किसी चीज़ की कमी नहीं है। लड़की भी खूबसूरत है, उसका बाप इंस्पेक्टर है। ऐसे लोगों को तो कई लोगों के साथ मिलना जुलना भी होता है। फिर भला एक अनजान लड़के पर भरोसा करके मुझे अपनी बेटी क्यों देना चाहता है? ये बात मेरी समझ से बाहर थी। पर जैसा ये कह रहा था उसकी बेटी मासूम है, मैंने सोच लिया अगर ऐसा ही है तो हो सकता है वह आदमी अभी तक किसी पर भरोसा न कर पाया हो। कहते हैं ना, कुछ लोगों की नज़र हीरे को पहचानने वाली होती है। हो सकता है उसने मुझे हीरा समझकर पहचान लिया हो। ये बातें मैंने अपने दिल में ही कह रहा था। फिर मैं ये भी जानता था कि उसके पीछे कोई ना कोई वजह जरूर होगी जो ये आदमी एक अनजान लड़के पर भरोसा कर रहा है। इंस्पेक्टर से गपशप करने के बाद में मैं उसके घर से चला आया। अपने घर आकर मैंने अपने माँ बाप को बड़े बड़े किस्से सुनाए और कहा कि वह आदमी यहाँ बहुत ही इज्जतदार और माना जाता है। उसकी अपनी बहुत बड़ी कोठी है और वह दिल्ली के RK पुरम में रहता है और उस इंस्पेक्टर को काफ़ी लोग जानते हैं। मेरी ईमानदारी पसंद आने की वजह से वो मेरी शादी अपनी बेटी के साथ करना चाहता है। मेरे माँ बाप ये सुनकर बहुत खुश हुए। बोले कि बेटा, अगर ऐसा हो जाए तो बहुत ही अच्छा है। हमारे रिश्तेदार हमें वैसे भी भाव नहीं देते। वह तो हमारी गरीबी की वजह से हमसे नफरत भी करते हैं। तुम वहाँ एक छोटी सी जॉब करते हो। अगर इंस्पेक्टर आदमी तुम्हें अपना घर दामाद भी बनाना चाहे तो हमें कोई एतराज़ नहीं है। तुम हमें महीने के पैसे भेजते रहना। हम तुम्हें अपने घर में रहने के लिए बिल्कुल भी ज़बरदस्ती नहीं करेंगे। मेरे माँ बाप इंस्पेक्टर के पैसे देखकर आंखें ही चमक गई थी। उन्हें लग रहा था एक अच्छे खानदान में मेरी शादी हो जाएगी तो मेरे लिए इंस्पेक्टर साहब से रिश्तेदारी भी हो जाएगी और हमारे बहुत काम आएंगे। माँ बाप की सोच में समझ चुका था, पर मैं ये नहीं जानता था कि जो लड़की मेरी पत्नी बनने जा रही है वह कितनी ही अजीब और मक्कार औरत होगी। मैं उस बारे में बिल्कुल भी नहीं जानता था। वह कैसी घिनौने चेहरे की मालिक होगी। वह बहुत खूबसूरत और मासूम नजर आती थी। उसकी अदाएं ऐसी थी कि कोई भी आदमी उसे देखकर फिदा हो जाए। इंस्पेक्टर ने जो कुछ कहा था वह लड़की तो उससे ज़्यादा लग रही थी, पर जबकि खुद एक ईमानदार इंसान लगता था तो मैंने उस इंसान की बातों पर यकीन कर लिया था। एक हफ्ते के अंदर इंस्पेक्टर की बेटी सुधा मेरी मंगेतर बन चुकी थी, पर शादी से पहले के किस्से बड़े अजीबोगरीब थे। इंस्पेक्टर साहब ने मुझे इस बात की इजाज़त नहीं दी थी कि मैं उसके बारे में आसपास के लोगों से बात करूं। उनका कहना था, तुम्हें दामाद बनाने का मकसद यही है कि तुम मेरे बेटे बनकर रहो। भला बेटा बाप के बारे में जानकारी करता अच्छा लगेगा क्या? मैं उनकी बातों में इस तरह खो गया। जो भी करने का इरादा करता उनके कहने पर परे कर देता। मेरे पास उसके अलावा और कोई चारा भी नहीं था। उस टाइम में बहुत ही छोटी और मामूली सी जॉब कर रहा था। खाने पीने में पैसे कम पड़ जाते थे। इंस्पेक्टर ने कहा कि मैं तुम्हारी नौकरी किसी अच्छी जगह लगवाने में भी तुम्हारी मदद करूंगा। खैर, मेरी शादी का टाइम भी आ गया और मेरी शादी भी हो गई थी। मैं खुद को उस टाइम दुनिया का सबसे खुशकिस्मत लड़का समझने लगा था। सुधा बहुत हसीन लग रही थी। शादी में उसने लाल रंग का जोड़ा पहना हुआ था। मैंने बहुत से सपने देखे थे। शादी के बाद इंस्पेक्टर के घर रहकर ऐश करूंगा, मगर शादी के बाद इंस्पेक्टर का रवैया बदल गया था।
विदाई के टाइम वो कहने लगा, बेटे पहले तुम्हें घर जमाई बनाने को कहा था, पर अब मैं ऐसा नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि तुम सुधा को अपने साथ लेकर अपने माँ बाप के घर चले जाओ, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैंने कहा, जैसा आप कहेंगे वैसा ही होगा। मैंने माँ बाप को शादी के करीब 1 महीने पहले इस बात को बता दिया था कि सुधा हमारे साथ हमारे घर में रहेगी। मेरी इंस्पेक्टर से भी अच्छी बातचीत हो गई थी, उन्हें मैं बिगाड़ना नहीं चाहता था। सुधा को विदाई करके अपने घर ले आया। सुधा जब दिल्ली में मेरे साथ आई तो वह अपने घर को बहुत याद कर रही थी और रास्ते भर रोते हुए आई थी। कहने लगी, मुझे अपना शहर दिल्ली बहुत प्यारा लगता था। मेरे पापा ने न जाने मुझे आपके साथ क्यों बनारस भेज दिया। उसका रोना धोना देखकर मुझे भी अफसोस हो रहा था। शायद इंस्पेक्टर अपनी औलाद को मजबूत देखना चाहता था, इसलिए उन्होंने ये कदम उठाया होगा। फिलहाल मुझे कुछ मालूम नहीं था। इंस्पेक्टर के घर से आने के बाद सुधा बहुत परेशान थी। शादी वाली रात उसने रो रो कर अपना हुलिया बिगाड़ लिया था। मैं तो उससे कोई भी बात नहीं कहना चाहता था और ना ही मुझे उससे कोई बात करने की हिम्मत थी, क्योंकि उसने रो रो कर ही खुद की हालत ख़राब कर ली थी। मैं चाहता था कि वह नए माहौल में बहुत अच्छी तरह घुल मिल जाएगी। उसके बाद हमने अपने रिश्ते की शुरुआत भी तो करनी थी। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सुबह हुई तो मैंने देखा सुधा कमरे में नहीं थी। मैंने सुधा को हर जगह ढूंढा मगर वह कहीं नहीं मिली। फिर मैं वापस कमरे में आया तो देखा सुधा उधर ही खड़ी थी। उसके हाथ में मोबाइल भी था जो वह अपने घर से लिए आई थी। मैंने कहा, तुम किधर चली गई थी? बोली कि मैं बाथरूम में चली गई थी। असल में मैं नहाते हुए बहुत देर लगाती हूँ। मैं हैरान हुआ था कि उसने नहाने में इतनी देर क्यों लगा दी। फिर वह अपना मोबाइल भी अपने साथ ले गई थी। सुधा, तुम पागल तो नहीं हो गई हो? मैंने उसे मजाक के अंदाज में कहा था। आपका क्या मतलब है कि मेरा दिमाग खराब है? सुधा ने आंखें चढ़ाते हुए कहा। तो मैं डर गया। शायद उसका मजाक का मूड भी नहीं था। अमीर बाप की बेटी को ब्याह कर घर में लाना भी मुझ जैसे गरीबों के लिए किसी आजमाइश से कम नहीं था। मैं चुप हो गया था, जैसे कोई बच्चा किसी बड़े की डांट पर सहम जाता है। कमरे से बाहर आया तो मेरे माँ बाप मेरा इंतजार कर रहे थे और वे कुछ परेशान भी लग रहे थे। मैंने माँ से कहा, आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। अब मेरी नौकरी बहुत अच्छी जगह पर लग जाएगी। मैं समझ सकता हूँ कि आपको मेरी नौकरी की फिक्र है। वे दोनों एक दूसरे को देखने लगे, जैसे मुझसे कुछ कहना चाहते हो, मगर फिर चुप हो गए। इतने में सुधा बाहर आ गई। हम सब ने बैठकर नाश्ता किया। शाम का टाइम कैसे बीता मुझे पता ही नहीं चला। मेरा ख्याल था कि आज मैं सुधा से अपने दिल की बातें करूँगा। उसे बताऊंगा कि जब मैंने पहली बार उसे देखा था मुझे कैसा महसूस हुआ था, पर ऐसा कहीं होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा था। सुधा मुझसे दूर दूर जा रही थी। मैं जितनी कोशिश करता कि उसे अपने पास बुलाऊं, वह मुझसे उतना ही दूर चली जाती। फिर मैं सुधा से बातें करने का फैसला कर लिया। मैं उसका हाथ पकड़कर उसे बिस्तर पर बिठाने लगा कि उसकी आंखों से आंसू टपक कर गिरने लगे। मैंने कहा, सुधा क्या हुआ? कहने लगे, पापा की बहुत याद आ रही है। मैं बस फिर क्या था। सुधा ने वह रात भी रोते हुए बिताई थी। मुझे बहुत बुरा लगा और बहुत अजीब लगा। क्या सुधा मुझसे शादी करके खुश नहीं थी? मैं बार बार यही सोच रहा था। इधर मुझे इंस्पेक्टर का भी फोन पर फोन आ रहे थे। बेटा, मेरे बच्ची का ख्याल रखना, वह बहुत नाजुक दिल की मालिक है। अगर तुम उसका ख्याल नहीं करोगे वह मर जाएगी। तुम्हें तो पता है मुझे अपनी बेटी बहुत प्यारी है। वे बातों बातों में जता रहे थे, अगर तुमने मेरी बेटी का ख्याल नहीं रखा तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। मैं चुप हो गया था। सिवाय अपना मुंह बंद करके रहने के बजाय और कोई चारा भी नहीं था। इंस्पेक्टर को अंदर की बात भी नहीं बता सकता था कि उनकी बेटी तो मुझे पति का दर्जा भी देने को तैयार नहीं है। मैं उसके पीछे पीछे दीवानों की तरह फिर रहा हूँ। मैंने उससे और कोई बात नहीं कही और वह रात भी इसी तरह बीत गई। मैंने सोचा, चलो आज रात में अपनी पत्नी से जरूर कोई ना कोई बात करूँगा, उससे अपने करीब लाने की कोशिश करूँगा। पर वो उस दिन एक अजीब बात हुई। मुझे इंस्पेक्टर का फ़ोन आ गया। कहने लगा, बेटा तुमसे कुछ बातें करना चाहता हूँ, अगर तुम दिल्ली आ सकते हो तो अच्छा होगा। मैंने कहा, मैं ज़रूर आऊँगा, लेकिन सुधा मेरे साथ आने को तैयार नहीं है। वह बोले कि तुम बेशक सुधा को वहीं छोड़कर आ जाओ। मैं सुधा से पूछा कि तुम दिल्ली क्यों नहीं जाना चाहती? वो कहने लगी, असल में दिल्ली में मेरा दिल पापा के साथ लग जाएगा, वापस आने का दिल नहीं करेगा। मैं फिर हैरान था कि एक दिन में ऐसा क्या हुआ। सुधा का मूड एकदम बदल गया। अब वह बहुत ज़्यादा खुश नज़र आ रही थी।
उसे देखकर लगता था जैसे उससे ज़्यादा खुश कोई और नहीं होगा। वह बार बार मुझसे हंसकर बातें कर रही थी, लेकिन अभी भी उसने दूरी बरकरार रखी हुई थी, जिसकी वजह से मेरा और उसका कोई भी शारीरिक संबंध नहीं हो पाया था। मैंने कहा, सुधा तुम मेरे साथ चलो। बोली कि आप चले जाएं, पापा मुझसे ज़्यादा आप पर भरोसा करते हैं। मैं हैरान था। कल तक सुधा अपने माँ बाप को याद करके रो रही थी और आज मुझे कह रही है कि मैं उसके पापा से मिलकर आऊँ। मैं चुप हो गया। फिर मेरा दिल कह रहा था कि कुछ ना कुछ तो दाल में जरूर काला है। इधर मेरे माँ बाप का रवैया भी मुझ पर शक की निगाहों पर था। बनारस से इंस्पेक्टर से मिलने के लिए दिल्ली आ गया था। मैं इंस्पेक्टर के घर आया। मैं बहुत परेशान लग रहा था। मैंने कहा था कि आपसे मिलने के लिए आया हूँ, आप मुझे हकीकत बता दें। आज मेरी भी नज़रें उठी हुई थी। मैं उनसे उनकी बेटी की हकीकत जानना चाहता था। इंस्पेक्टर नज़रें झुकाए अपने कमरे में बैठा परेशान दिख रहा था। वह कहने लगा, बेटा क्या बताऊं, कभी कभी औलाद अपने माँ बाप का सर झुका देती है और वे चाह कर भी अपने औलाद के लिए खुशियाँ नहीं लिख सकती। मैं चुप रह गया था। सुधा ने ऐसा क्या हरकत की थी? इंस्पेक्टर का सर झुक गया था। तब उन्होंने जो दास्तान मेरे सामने रखी, उसे सुनकर तो मुझे खुद पर पछतावा होने लगा था। हे भगवान, मैं क्या क्या सोचने लगा। खैर, उन्होंने जो कहानी सुनाई वह कुछ इस तरह थी। इंस्पेक्टर की बेटी पिछले 4 महीने से प्रेग्नेंट थी और जिसका बच्चा उसने पेट में लिया हुआ था वह उसके कॉलेज का बिगड़ा हुआ लड़का था, जो कि स्मगलर भी था और जो कि इंस्पेक्टर के कस्टडी में भी था। इंस्पेक्टर अपनी बेटी से बेहद मजबूर हो गया था। बेटी ने बाप से शर्त रखी थी कि मैं शादी उस शर्त पर करूंगी जब आप उसको जेल से रिहा करवाओगे। मैंने अपनी बेटी से वादा तो कर लिया, लेकिन मैं उसकी रिहाई नहीं दिलवा सकता। इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ बुलवाया है ताकि मैं तुम्हें अच्छी जॉब दिलवा सकूं और तुम में इतनी हिम्मत भर सकूं कि तुम मेरी बेटी को सुधार सको। तुम मुझे एक अच्छे इंसान लगते हो, इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ अपनी मदद करने के लिए भी बुलाया हूँ और मैं तुम्हारी मदद भी करूँगा। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है कि तुम्हें अच्छी जॉब चाहिए या फिर तुम मेरी बेटी को डिवोर्स दोगे। मैं इंस्पेक्टर की बात सुनकर 100 गज जमीन के अंदर धंसता चला गया। अब तो मैं बुरी तरह से फंस चुका था। अब तो वे कहावत याद आ रही थी, ना तो निगला जा रहा था ना ही उगला जा रहा था। मेरे साथ तो ऐसी समस्या हो गई थी, एक तरफ कुआं और एक तरफ खाई। जाता तो मैं किधर जाता, फैसला मेरे ऊपर था। अब तो मैं बुरी तरह से फंस गया था। मैं ये फैसला किया कि मैं एक अच्छी जॉब लेकर इंस्पेक्टर की बेटी को सुधार सकता हूँ और उसके होने वाले बच्चे को बाप का नाम दे सकता हूँ। मैंने इंस्पेक्टर को अपनी मन की बात बता दी। इंस्पेक्टर फूट फूट कर रोने लगा और मेरे गले से लिपट गया और बोला कि बेटा, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी और मैं ये चाहता हूँ कि तुम बिना माँ की बच्ची को तुम ही सुधार सकते हो। इंस्पेक्टर अपनी आप बीती सुनाने लगा। बेटा, मेरी पत्नी आज से करीब 15 साल पहले उसकी मृत्यु हो चुकी थी। वह बेटी के बाद बेटे को जन्म देते हुए इस दुनिया को ही छोड़कर चली गई थी, पर मैं अपनी पत्नी से बहुत मोहब्बत करता था। बेटा, मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ कि मैंने तुमसे सच और हकीकत को छुपा लिया था, लेकिन इस बात के लिए तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ कि मेरी बेटी को कोई तकलीफ मत देना। उसके साथ हमेशा अच्छे तरीके से पेश आना, वरना मैं समझूंगा कि तुमने मेरा मान नहीं रखा। इंस्पेक्टर की बातें सुनकर मेरा दिमाग खुलने लगा था। उसकी शराफत की वजह से मैं चुप हो गया और अब जो रिश्ता बन चुका था उसे बिगाड़ना भी नहीं चाहता था। मैं वहाँ से वापस चला आया। घर आकर जो मैंने मंजर देखा मेरे दिल को दहला देने के लिए काफ़ी था। मेरी पत्नी को मेरे माँ बाप ने उसके आशिक के साथ रंगों हाथों पकड़ लिया था। माँ बाप कहने लगे, ये लड़की तो बहुत ही गंदी है और मुजरिम के साथ इसका इश्क चल रहा है। मैं समझ गया था उसे किस चीज़ की आदत है। मैं जानता था कि उसे ठीक करना भी मुश्किल है, पर मैंने हिम्मत की और उस इंस्पेक्टर का मान रखा। मैंने उसके बाप की बताई हुई सारी कहानी मैंने अपनी पत्नी सुधा को बताई और वे सर झुकाकर सुनती रही। उस टाइम तो वो मेरे पैर पड़ गई, लेकिन वे मेरे पीठ पीछे अपने आशिक से बातें करती रही और उससे मिलती रही, लेकिन मैंने भी हार नहीं मानी। एक दिन उसके आशिक ने फ़ोन किया और वे वहाँ पहुँच गई और मैंने भी उसका पीछा किया। उसका आशिक तो नशे में धुत और उसके साथ 4 दोस्त भी थे। सुधा बार बार उससे कह रही थी कि तुम मुझसे शादी कर लो, लेकिन नशे में धुत सुधा के आशिक ने अपने दोस्तों के आगे सुधा को पेश कर दिया। तब सुधा की आंखें खुली
और वह उन सभी से जान बचाती हुई बाहर की तरफ भागी जहां मैं उसका इंतजार कर रहा था। सुधा आकर मेरे गले लगकर रोने लग गई और मुझसे माफ़ी मांगने लगी। मैं सुधा को घर ले गया और उसे आराम करने को कहा और कहा कि मैं तुम्हारा मरते दम तक साथ नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मैंने तुम्हारे साथ शादी की है और जो तुम्हारे पेट में पल रहे बच्चे को नाम भी दूंगा। तब सुधा एकदम सुन्न होकर मेरी तरफ देखने लगी, क्योंकि अभी तक सुधा को नहीं मालूम था कि मैं उसके बारे में सब कुछ जानता हूँ। तब सुधा एक बार फिर से फूट फूट कर रोने लगी और मुझसे माफ़िया मांगने लगी और कहा कि आज के बाद मैं अपना फ़ोन तोड़ देती हूँ और तुम ही मेरे स्वामी हो और तुम ही मेरे प्रेमनाथ हो। मुझे अब किसी की भी कोई ज़रूरत नहीं है, ना तो बाप की ना ही आशिक की, सिर्फ तुम्हारी ज़रूरत है। तुमने अपना सारा कर्तव्य निभाया, अब बारी मेरी है। उस दिन के बाद उसने ऐसी कोई बदतमीजी या हरकत नहीं की। अब शायद वह मुझसे मोहब्बत नहीं करती, पर मेरी इज्जत करने लगी थी। इसलिए मैं कहता हूँ, यकीन भी रखता हूँ कि किसी भी औरत को प्यार और नरमी से समझाया जा सकता है। सख्ती से औरत हमेशा बिगड़ जाती हैं। उस इंस्पेक्टर ने मेरी जान बचाई थी। मैंने भी उस इंस्पेक्टर की इज्जत रखी और सुधा को सीधे रास्ते पर ले आया था। उस समय मुझे साल लग गया था। अब मैं अपनी पत्नी के साथ बहुत खुश हूँ और उसने भी अपने सब गुनाहों की मुझसे माफ़ी मांग ली थी। सुधा के पेट में जो पल रहा बच्चा मैं लड़का हुआ है और मैं कोशिश करता हूँ कि एक पिता की तरह उसकी परवरिश करूँ और उससे ये कभी महसूस ना होने दूँ कि मैं उसका पिता नहीं हूँ। दोस्तों, मैं आप सबकी राय जानना चाहता हूँ। मैंने सुधा को अपना लिया और उसके बच्चे को भी। ये मैंने गलत किया या ठीक? या फिर मैं सुधा को डिवोर्स देकर दूसरी शादी करता और कोर्ट कचहरी के चक्कर में पड़ता तो अब तक फुर्सत ना मिलती। उधर मेरे माँ बाप भी तड़प जाते, क्योंकि मेरे पास इतने पैसे भी नहीं थे। तो मैं आप लोगों की राय जानना चाहता हूँ। मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं हम अपनी कल की नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों।